नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस रचना कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर विभा कुमरिया शर्मा जी से। डॉक्टर विभा जी अध्यापन से जुड़ी रही हैं और अंदर से मन से एक लेखिका हैं। बतौर लेखिका आप बहुत सी कविताएं लिख चुकी हैं, काव्य संग्रह आपके छप चुके हैं, कहानी संग्रह, लघु कथा, बायोग्राफी, संस्मरण, अनुवाद और ना जाने क्या क्या। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विभा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका कि आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित किया। मैं दूरदर्शन की टीम का भी पूरा आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपसे मिलने का मौका मिला। थोड़ी सी बात करेंगे और आपसे भी कुछ जान पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। तो विभा जी, अक्सर होता है जब भी हम किसी लेखक से, किसी कहानीकार, रचनाकार से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के जहन में और हमारे जहन में ये आता है कि इस लेखक का, इस रचनाकार का बचपन कैसे और कहाँ बीता होगा। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी घटनाएं जो अक्सर आपके जहन को दस्तक देती हैं बचपन की। जी मैम, मेरा बचपन उत्तरकाशी जैसे छोटे से शहर में, जो आजकल उत्तराखंड में है, वहाँ बीता। और गंगा किनारे बसा हुआ ये छोटा सा शहर है जहाँ हम खेलते पढ़ते बड़े हुए। जी, तो कुछ बचपन की कोई घटना ऐसी हो जो वहाँ की आपको याद हो। गंगा का नाम लिया आपने, तो गंगा किनारे की कुछ ऐसी कोई घटना। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते पढ़ते हम कितना कुछ सीख गए। कब हमने गाना शुरू कर दिया, कब हमने बोलना शुरू कर दिया, कब हमने लिखना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं चला। और जितना बचपन था वो सारा का सारा उत्तरकाशी में भी था। उसके बाद की मेरी जो पढ़ाई थी वो मसूरी से हुई। और बस इतना ही है कि प्रकृति की गोद में पलकर हम बड़े हुए और आपके सामने हैं। प्रकृति की गोद में आपने अपना बचपन बिताया, बहुत खूबसूरत। और प्रकृति हमेशा ही सबको लुभाती रही है और रचनाकार तो प्रकृति की गोद से अक्सर पैदा होते रहे हैं। तो विभा जी, लिखने का सिलसिला फिर कहाँ से शुरू हुआ? क्या स्कूल के समय से ही या आगे बढ़कर? नहीं, लिखने का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। हमसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। हर जगह हम स्टूडेंट को आगे रखने की कोशिश होती थी। वहाँ पर एक सूचना विभाग था, वहाँ से नोटिस आते रहते थे कि बच्चों को लिखने की प्रेरणा दो, उनको लिखना सिखाओ। तो नोटिस जैसे ही पढ़ा जाता था क्लासरूम में और टीचर बोलती थी कौन कौन तैयार है क्या, एक कंपटीशन शुरू हो जाता था। कोशिश रहती थी कि हम लिखें, हमसे ज़्यादा कोई ना लिख पाए। उसी जोश जोश में लिखना शुरू किया और परिणाम ये हुआ कि ये जो लगन लगी उसका सीन ये था कि हमें डीएम के ऑफिस में बहुत सारे राइटर्स के बीच में अपनी कविता पढ़ने का मौका मिलता था। क्या बात हम छोटे छोटे बच्चे, हमें नहीं पता बड़े लोग क्या होते हैं, कवि क्या होते हैं, रचनाकार क्या होते हैं, वो हमें शाबाशी देते थे। हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार था। दूसरा नोटिस जैसे ही क्लास में होता था हमारा हाथ खड़ा होता था, नहीं ये काम तो हमने करना है। और बहुत अच्छे। तो ये जो आपने बात बताई कि छोटी उम्र में ही आपने लिखना शुरू कर दिया तो शाबाशी मिलती थी। तो शाबाशी के लिए ही तो अक्सर कलाकार काम करते हैं। जब भी कलाकार कोई गीत प्रस्तुत करते हैं या नाटक प्रस्तुत करते हैं तो 2 मिनट की तालियां ही तो होती हैं जो दर्शकों की उनको प्राप्त होती हैं शाबाशी के तौर पर। तो सबसे पहले कौन सी विधा थी जिस पे लिखना आपने शुरू किया? बचपन में तो हम ये छोटी छोटी कविताएं वगैरह लिखते थे। और लिखने का जो अनुभव हुआ या लिखना जरूरी लगने लगा वो थे पत्र। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, हम चिट्ठियां लिखते थे। और जब पता चला कि इनलैंड भी हमें छोटे पढ़ने लग गए, पोस्ट कार्ड भी छोटे पढ़ते, तो हमने एनवेलप में चिट्ठियां लिखनी शुरू की जिसमें 5-10 पेज तो पोस्ट हो ही जाते थे। तो ये लिखने की धुन जो चढ़ी थी ये सब बचपन की ही देन है। तो मतलब आपने जैसे कहा, सही बात है, वो पत्रों का ज़माना था, चिट्ठियों का ज़माना था। और जब से चिट्ठियाँ लिखना छूटी तो लेखन को भी थोड़ा सा विराम लगने लगा। तो चिट्ठियाँ लिखते लिखते ही आपने लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या कविताएं ही लिखी या संस्मरण लिखे? नहीं, सबसे पहली जो मेरी बुक पब्लिश हुई वो संस्मरण थी जिसका नाम है झरोखे।
और झरोखे जब मैंने लिखना शुरू किया उस समय मैं कार्यरत थी, अध्यापन कर रही थी, तो बहुत सारी जगह पर हमको ट्रिप के साथ बच्चों को लेकर जाना होता था। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि जब हम जयपुर गए तो जयपुर में जब हम हवा महल बच्चों को दिखा रहे थे, गाइड बता रहा था कि हवा महल क्या है, कैसा है, मेरे ही पास मेरा एक स्टूडेंट खड़ा हुआ कह रहा है, मैम इतनी बंदिश। वो बंदिश किस शब्द से कहा उन्होंने, किस बात को लेकर बंदिश? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि गाइड ने बोला कि हवा महल के जो झरोखे बने हुए हैं कि यहाँ पर रानियां बैठकर बाहर का बाजार देखा करती थी। वो आम औरतें नहीं थी, इसलिए वो बाहर और लोगों की तरह नहीं आ जा सकती थी। ऐसी हालत में बच्चे के मुंह से निकला इतनी बंदिश, क्योंकि वो इस दुनिया का बच्चा है, आज का जमाने का बच्चा है, तो वो बंदिश शब्द मेरे मन में कहीं गहरे में जाकर बैठ गया। उसके बाद झरोखे लिखना शुरू हुआ। और देखिए सच्ची बात तो यह है कि झरोखों से ही आपका आर्तनाद, आपका दुख, आपकी त्रासदी निकलती है, दरवाजों से नहीं। क्या बात कही है, बहुत ही मैं कहूँगी पायदार, या जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अनमोल वचन आपने अपने मुंह से निकाले हैं कि मन का जो आर्तनाद है या व्यथा है या वेदना है वो झरोखों से निकलती है, दरवाज़ों से नहीं। दरवाज़ों से तो व्यक्तियों का आना जाना होता है। मन की पीड़ा को व्यक्त करने का सबसे माध्यम जो है वो झरोखा है। बहुत अच्छी बात कही। तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे काव्य संग्रह मेरे सामने पड़े हैं। ये एक है, ये देखिएगा, ये बस यूं ही, ये आपका एक काव्य संग्रह हमारे समक्ष है। इसके साथ एक और काव्य संग्रह मैं देख रही हूँ, ये दूसरा है, ये खूंटी पर टंगा, खूंटी पर टंगा, ये दूसरा आपका काव्य संग्रह है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ ही विभा जी एक और बहुत ही प्यारी सी अनकही गूंज, अनकही गूंज, ये एक और काव्य संग्रह आपका हमारे समक्ष आ रहा है। और देखिए देखते देखते एक चौथा भी मेरे सामने आ गया, और ये कितना प्यारा सा नाम रखा है आपने, जब कह दिया, जब कह दिया तो कह दिया। तो ये भी आपका एक काव्य संग्रह है। तो ये 4 काव्य संग्रह मेरे समक्ष आ रहे हैं। तो ये काव्य लिखने का सिलसिला फिर कब शुरू हुआ, संग्रह के रूप में जब आपने इसको यहाँ प्रस्तुत किया, प्रकाशित करवाया? जब हम बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा कथानक हमारे पास नहीं होता, तब कविता जन्म लेती है। क्या बात है। और जो अभी आप परिचय दे रहे थे दर्शकों को मेरी पुस्तकों का, तो उसके पीछे भी एक काव्यात्मकता है, आप महसूस कीजिए। बस यूं ही जब कह दिया, अनकही गूंज खूंटी पर टंगा। ये क्या है कि मेरे दिल में ये आ रहा था कि हम ऐसे ही कुछ कह देते हैं, और कुछ कह देने का परिणाम क्या होता है, या तो दिल को साल देता है या कहीं जाकर जम जाता है, और फिर उसके बाद इंसान को अपनी असलियत पता चलती है कि वो खूंटी पर टंगा है या उसके अलावा कुछ और अस्तित्व रखता है। तो एक जो आपने खूंटी पर टंगा लिखा है, तो मैं समझ नहीं पाई हूँ कि ये खूंटी पर क्या टंगा है। कोई विचार है, कोई भावना है, कोई वेदना है, कोई पीड़ा है, या कोई व्यक्ति है? खूंटी पर क्या टंगा है? खूंटी पर टंगा शब्दों से वेदना की अनुभूति होती है जी। और उसके साथ ही दूसरी बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इस दुनिया में सब लोग किसी ना किसी कारण विवश हैं, बंधे हुए हैं। तो ये जो बंदिश है, ये जो कुछ ना करने की अक्षमता है, ये ही हमें एहसास दिलाता है। और फिर खूंटी पर टंगना और टंगने के बाद संघर्ष ना करना, ये और बड़ी विवशता है। तो ये जो काव्य संग्रह लिखा था मैंने, ये खूंटी पर टंगा, ये मैंने देखिए इसका ऊपर जो चित्र है वो भी यही बता रहा है, मुंह बंद है, कान बंद है, अफसोसजनक स्थिति है। तो इसका तो जो शीर्षक के साथ साथ कवर पेज है वो भी अपनी व्यथा को बता रहा है। सही बात है। तो ये मतलब मन की पीड़ा है, मन की वेदना है, कुछ ना कह पाने की छटपटाहट है जो मन से निकल रही है, और मन चाहता है कि उसको पूरी तरह व्यक्त कर दिया जाए, लेकिन हाथ कहीं ना कहीं बंधे हैं, विचारों को आप पूरी तरह उंडेल नहीं पा रहे हैं। तो उस लाचारी को मैं कहूँगी कि आपने व्यक्त करने का प्रयास किया है इस खूंटी पर टंगा
काव्य संग्रह के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में पिरोया आपने। अच्छा, हम बात कर रहे थे ना झरोखे की, तो ये आपका एक संस्मरण जो आप बता रहे थे, ये झरोखे है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा। तो इसमें क्या संस्मरण थे? जैसे आपने हवा महल की बात की, तो ज़िंदगी से जुड़े और कोई संस्मरण हो जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? देखिए, झरोखे जो है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसी अनुभूति है कि आप एकदम से इससे निकल नहीं सकते हैं। ये आपके साथ साथ चलती है और आपको परेशान करती रहती है। अब देखिए, मैंने ये करीब 15 होंगे संस्मरण, और इन 15 संस्मरण में हर शीर्षक जो है अपनी व्यथा के साथ जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ शीर्षक पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका मर्म क्या है, कहना क्या चाहते हैं हम लोग। देखिए, रद्दी वाला, अब मेरी नज़र में एक रद्दी वाला है जी, वो सारा दिन रद्दियाँ ही खरीदता रहता है, इकट्ठी करता रहता है। और जब वो खरीद लेता है, वो कहीं दूर जाकर अपनी रेहड़ी को रोकता है और बैठ के अखबारों में से ढूंढ रहा है। ये चीज़ मैं रोज देख रही हूँ, कई दिनों से देख रही हूँ। फिर मैं नोटिस करती हूँ ये क्या करता है रोज। फिर मैं अपने नौकर को भेज के पूछवाती हूँ कि भाई आप क्या करते हो रोज रोज। वो कहता है इन अखबारों की रद्दियों ने पता नहीं कितने लोगों को अपने लोगों से मिलवा दिया। क्या बात है। क्योंकि वो रद्दियों में से जो गुमशुदा थे ना, वो ढूंढा करता था। जी। और एक आदमी को उसने गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर सोते हुए कई दिनों से देखा था, और गुमशुदा वाले कॉलम में ढूंढते ढूंढते वही आदमी उसको मिल गया। क्या तो उसने चुपके से उसके घर में फोन किया कि आपका बंदा यहाँ पे सोता है रोज रोज और गुरुद्वारे की सेवा करता है। वो लोग आए और अपने बंदे को लेकर चले गए। तो उसने कहा ये मिलने मिलाने का सिलसिला ये तो मैं जरूर करूंगा। तो ये मेरे विषय इस तरह के हैं। तो यानी आप अपने आसपास से ही विषय लेकर आपने जो संस्मरण लिखे हैं, तो आपके साथ जिसको कहते हैं ना बीती हुई घटनाएं, आसपास देखी हुई घटनाएं, तो संस्मरण तो जाहिर सी बात है, संस्मरण जो अपने आप में नाम ही ऐसा है। अच्छा विभा जी, एक और बात ये जो मैं देख रही हूँ मेरे सामने है आपके चेहरे अपने पराए। ये चेहरे अपने पराए आपका कहानी संग्रह है, तो इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? इसमें 7 कहानियां हैं और सभी कहानियों के अलग अलग विषय हैं। शीर्षक चेहरे अपने पराए। कुछ अपने से लगते हैं, कुछ अपने होकर भी पराए हो जाते हैं। तो चेहरे अपने पराए में मेरी जो एक कहानी है, लक्ष्मी तुम कहाँ हो, ये टिहरी त्रासदी पर है। अच्छा। अब एक तरफ टिहरी मनेरी डैम के कारण डूबने वाला है और दूसरी तरफ नया टिहरी बनाकर लोगों को दे दिया गया है। ये सच्ची की बात है, ये कल्पनातीत नहीं है, कल्पनाशीलता नहीं आ रही मेरी यहाँ पर, यथार्थ है। और एक लड़की वहाँ की स्थानीय निवासिनी, वो बोलती है कि मैं तो यहाँ से शादी करके तब जाऊंगी जब मेरा दूल्हा मुझको यहाँ से लेके जाएगा। अच्छा। आप सोचिए, पूरा शहर पानी में डूब रहा है और वो जिद करके बैठी हुई है। मैं नहीं जानती उस लड़की को, मैंने सिर्फ समाचार सुना। अच्छा। फिर मैं उस लक्ष्मी को कहती हूँ कि लक्ष्मी तुम कहाँ हो, अगर तुम्हारे तक मेरी ये कहानी पहुँचती है, मैं तुमसे मिलना चाहूँगी, मुझे अपना एड्रेस भेजो। मैं मिलना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि पुराने टिहरी को जो छोड़ने वाली बात थी वो सच्ची है, कि तुम्हारी डोली वहां से गई है, क्या सच्ची में नारायण बन के आया था तुम्हारा पति? तुम लक्ष्मी हो तो नारायण होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर वो आया था तो मुझे बताओ, जब विदा के समय लड़कियां चावल लेकर अपने सिर के ऊपर से पीछे डालती हैं, ये एक रस्म है जी, तो क्या तुमने ये किया था? तुम ये बताओ कि जब तुम्हारे बच्चे तुमसे कहानी सुनाने की बात करते हैं, तो तब क्या आप अपने बच्चों को पुराने टिहरी वाले चंदा मामा की कहानी सुनाती हो या नए टिहरी वाले चंदा मामा की कहानी सुनाती हो? इस कहानी को लिखते हुए प्रकाशित होने से पहले मैं कई बार रोई हूँ। मैंने लक्ष्मी की व्यथा को महसूस किया। बहुत ही मार्मिक, मैं सच कह रही हूँ। और अभी भी मालूम नहीं दूरदर्शन पर कितने लोग देख रहे हैं, भगवान करे कि लक्ष्मी भी देख रही हो। क्या बात है। तो डॉक्टर विभा जी की जब हम बात सुन रहे हैं, इनके कथानक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ मेरे दर्शक भी ये अनुभव कर रहे होंगे कि एक संवेदनशील लेखिका हैं। अपने आसपास जो घट रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको महसूस करती हैं
और उनका बड़ा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। ये जो अभी आपने इस कहानी के बारे में बताया, लक्ष्मी तुम कहाँ हो, तो सत्य घटना पर आधारित ये कहानी है। तो फिर इसका मतलब है आप सारी कहानियों के जो कथानक चुनती हैं वो आसपास के वातावरण से ही चुनती हैं। तो क्या पात्रों का चयन भी इसी तरह से होता है या उसमें कल्पना का पुट रहता है? देखिए, पात्रों के चयन में तो कल्पना काम आती है, लेकिन जब हम अपने आसपास से विषय चुन रहे हैं तो फिर तो वो सच में ही होने चाहिए ना। सही है। एक कहानी इसमें और है। ये औरत मुझे मिलती है एक बागीचे में जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं जी। हर रोज वो मेरा रास्ता रोक लेती है। 2 मिनट रुक जाओ भैन जी, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी गल सुन लो, तुसी मेरे आदमी वास्ते प्रार्थना कर दो। अच्छा। हम हमेशा की तरह सुनते हैं, आगे निकल जाते हैं, सुनते हैं, आगे निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो दिखती नहीं है। अच्छा, अचानक दिखना बंद हो जाती है? मतलब आती नहीं है, वो पार्क में नहीं आ रही। अच्छा। मैंने इसी विषय को लिया, सीन चेंज किया, सब कुछ अलग किया, जो पार्क था उसको मंदिर बना दिया। अच्छा। वहां पर मेरी उससे मुलाकात हो रही है और मेरा सोचते सोचते मन बदल गया कि इसके पीछे राज क्या होगा। सारी कहानी कल्पना के साथ चली और सीन क्या बदला कि वहां का जो पंडित है वो उसको जानता है और वो उसको कहता है कि तुम भगवान से प्रार्थना करो, और वो भगवान से शिकायत करते हैं तुम तो मेरी सुनते नहीं हो। मैं इसीलिए लोगों को कहती हूँ कि तुम मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। हजारों करोड़ों लोग अगर मेरे पति के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई तो भगवान सुनेगा, वो भी तो इतने सारे हैं। तो ये कहानियां मैंने इस तरह से महसूस की हैं और लिखी हैं। ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको परिवार से, कि परिवार में कुछ कोई लिखता था, या आप जन्मजात ही लेखिका पैदा हुई? नहीं, परिवार में लिखने वाले तो कोई नहीं थे, पढ़ने वाले बहुत थे जी। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारा ज़माना टीवी वाला ज़माना तो था नहीं, उस समय टीवी होते नहीं थे। और हमारे घर में पढ़ने की परंपरा थी और उस समय किराए पर किताबें लाई जाती थी घर में। और सबसे पहले बड़े भाई पढ़ते थे जी। मम्मी काम में होती थी ना, तो बड़े भाई ने पढ़नी है, उसके बाद मम्मी ने पढ़नी है, मम्मी के बाद बची कुची टाइम में, क्योंकि 5 बजे शाम को वापस जाएगी किताब, तब दूसरी आएगी जी, तो उस बचे हुए टाइम में वो किताबें उठा के हम पढ़ते थे कि उस समय ये होता था ये है क्या लिखा हुआ। और आपको बताऊं, बहुत बचपन में गुलशन नंदा के उपन्यास और वेद प्रकाश काम्बोज के जासूसी उपन्यास पढ़े हमने। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये जासूसी उपन्यास ना पढ़े हों। मैंने भी पढ़े हैं बहुत सारे। तो चलिए, तो जनी ये घुट्टी आपको अंदर से पैदा हो गई जब आपने पढ़ना शुरू किया? पढ़ने के बाद लिखना शुरू किया ना? जब कहते ना कि अच्छे लेखकों को, अच्छे रचनाकारों को पढ़े बिना आप खुद अच्छे लेखक नहीं बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा। विभा जी, हमारे पास समय थोड़ा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार आप हमारे ना दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आज के जो बच्चे हैं या नए लेखक हैं या रचनाकार हैं, बस कुछ भी कैसे भी हर कोई अपने आप को 2 पंक्तियाँ लिखकर कवि मान लेता है, या कुछ इधर उधर से उठा के उसको संकलित करके अपने आप को लेखक मान लेते हैं। तो एक अच्छे रचनाकार के लिए, अच्छे कवि बनने के लिए या अच्छे लेखक बनने के लिए हमारे नव पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है और सच में मैं नई युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती थी कि यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, क्या पाया? हाँ जी। सिवाय बदनामी के कुछ नहीं पाया, कुछ तो बना नहीं। और इस तरह से ना तो आप कवि बन पाएंगे, ना आप रचनाकार बन पाएंगे। ये एक जुनून है कि मुझको लिखना है, लिख दिया तो कुछ भी लिख दिया वो बेअसर होगा। सही है। जो कहो वो सुनने वाले के दिल में उतरे, जो लिखा हो वो पढ़ने वाले को समझ में आए, तब आपकी रचना कामयाब होती है। हवा में तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। ये तो उस घरौंदे की तरह है जिसकी नींव हो या ना हो,
लेकिन उसकी छत डालने तक का जो सफ़र है वो मेहनत के अलावा, संघर्ष के अलावा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत ही पायदार बात आपने कही। तो विभा जी, वैसे तो आपने अपने काव्य संग्रह में किसी भी रस को छोड़ा नहीं है, चाहे बात हम श्रृंगार की कहें, वियोग की कहें या हास्य रस की कहें, वैसे थोड़ा थोड़ा सब मैंने देखा है आपकी काव्य संग्रह में, सब कुछ है। तो एक मेरा अपना मन है कि आपसे एक अकेलेपन पे कुछ वियोग की कविता कुछ सुनी जाए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो चलते चलते कुछ पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुना दीजिए। नहीं, मैंने अकेलेपन पे कविता तो जरूर लिखी है जी, लेकिन मेरे पास वो वियोग नहीं है जी। मैं अकेलेपन में भी ये बात को बताना चाहती हूँ कि अकेलापन शब्द ही नहीं है। तो बताइए ज़रूर आप हमारे कभी दर्शकों भी को। जी ज़रूर, क्योंकि आप अकेले होते कब हो, कभी सोच के तो देखो। अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं। नहीं, कभी क्या नहीं। बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अक्सर हम जब अकेला शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है अकेला आदमी, सिंगल, बैठा हुआ, गम में डूबा हुआ, तो अपने आप में मस्त, अपने आप में कुछ ढूंढता हुआ, कुछ खोया सा। लेकिन विभा जी जैसा कि बता रही हैं कि अकेलेपन में भी वो अकेले नहीं होती हैं, अकेलेपन में भी व्यक्ति किसी ना किसी विचार के साथ है। तो चलिए सुनते हैं विभा जी से कुछ पंक्तियाँ अकेलेपन की। जी मैम, मैं सुनाती हूँ आपको। हम ना आमतौर पे कहते हैं अकेलापन, जी, कि हम अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, यही है, हम बोर हो गए। हम बोर कहाँ होते हैं? आप चाहो तो अपने आसपास किसी भी चीज़ से बात कर सकते हैं। देखिए मेरी कविता, जी। जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, खालीपन मेरे चारों तरफ रहता है। मैं स्वयं को तब भी अकेला नहीं पाता। क्या बात है। खालीपन चारों तरफ रहता है, मैं तब भी अपने को अकेला नहीं पाता। मुझे अकेलेपन का संगीत सुनाई देता है। क्या बात है। नृत्य करती है खिड़की से दिखने वाली प्रकृति। मैं ब्रह्मानंद में डूबकर सोचता हूँ, ये अकेलापन होता है क्या? वाह, क्या बात है। बहुत। मैं बातें कर लेता हूँ घड़ी की टिक टिक से, कभी पंखे से, कभी कील पर टंगे कैलेंडर से, रोशन दान से आती किरणों से, कोहरे के धुएं से। मैं बातें करता हूँ उस असीम अनंत शक्ति पुंज से। वह दिखता नहीं पर कह जाता है मेरे प्रश्नों के हल। क्या बात है। पूछता हूँ मैं, अकेलापन भोगा है कभी? यह अकेलापन होता है क्या? संगीत नाद में हो, जरूरी नहीं। यह भी जरूरी नहीं कि हर बात का कोई वाद प्रतिवाद हो। कोई भीड़ में अकेला, कोई होगा एकाकी साधक, कोई अकेलेपन की तन्हाई में बीन लेगा मोती। अकेलेपन का भय छलेगा या फलेगा किसी को, यह अकेलापन आनंद देता है क्या? क्या बात है। ठूंठ से दिखाई देते पेड़ एकांत में मुझे झकझोरते हैं। बीते कल का वैभव सुनाते हैं। कल तक हम ऐसे थे, जब सुना रहे हो तो अकेले थोड़ी ना हो। बिल्कुल। बीते कल का वैभव सुनाते हैं, जन्मते हैं नए नए छंद। कहती है सूखी टहनियाँ कांप कर पेड़ से अपना संबंध, और पूछ लेती हैं जरा और जरा का अंतर। जरा और जरा का, क्या बात है। बहुत जरा सुंदर। और जरा का अंतर। अंतर। मैं सोचता हूँ इस पल भी तो मैं अकेला नहीं था। मैं प्रश्नोत्तर में व्यस्त था। हर वक्त प्रकृति मेरे साथ गाती है, दुलारती है। उस समय भी मैं अकेला कहाँ होता हूँ? मैं अकेला नहीं होता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्सर कहा जाता है कि चेतन मस्तिष्क में भी अवचेतन मस्तिष्क की गूंज रहती है धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा। डॉक्टर विभा जी के साथ जब हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था तो इन्होंने बताया ये प्रकृति की गोद में जन्मी है, वहीं इनका बचपन बीता। तो इनकी इस अकेलेपन की कविता में भी हम देख रहे हैं आसपास प्रकृति छाई हुई है। प्रकृति का पत्ता पत्ता, कण कण इन्हें एहसास दिला रहा है कि अकेले होकर भी ये अकेली नहीं हैं, बल्कि इनके साथ एक अवचेतन कहूँगी या एक छाया कहूँगी या एक एहसास कहूँगी, वो इनके साथ चलता जा रहा है। ये अकेले होकर भी अकेली नहीं हैं। तो डॉक्टर विभा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत कुछ हमारे दर्शकों ने आपके बारे में जाना, आपकी लेखनी के बारे में जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।